ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है ऑर्बिटल, क्या होता है सब शेल, ठीक है ना। इन सब के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने छोड़ा था आपको कि हमने तीन आपके क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। एक n, ठीक है ना, एक l और एक m, ठीक है ना। ये तीन के बारे में डिस्कस किया था, ये तीन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये तीनों क्वांटम नंबर क्या क्या बताते हैं? ये बताता है कौन सा शेल है, ये बताता है कौन से टाइप का ऑर्बिटल है, और ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि उस क्योंकि ये कौन सा बताता है, टाइप ऑफ सबशेल बताता है, सबशेल बताता है, और ये बताता है कि ऑर्बिटल कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है। तो आज हम पढ़ेंगे एम के बारे में कि एम को हमने डिसाइड कैसे किया, ठीक है ना, और एम क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या चीज़, बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री सरफेस, सरफेस डायग्राम। क्या होता है ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम? जो आपको मैंने श्रोडिंगर क्वेश्चन में बताया था कि साइज स्क्वायर जो है वो क्या बताता है, हमारा प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। तो ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा होगा या नहीं होगा। तो जो ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है, इसको अगर मैं बनाने की कोशिश करूं और अगर मैं इसको बनाऊं तो आपको ये पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। और इसको बनाते कैसे हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बनाना शुरू किया, मैंने कुछ ऐसा बनाया, उसके बाद इसको डार्क शेड कर दिया, ठीक है, इसको डार्क शेड कर दिया, उसके बाद शेड को मैं लाइट करता गया, शेड को मैं लाइट करता गया, ठीक है ना, शेड को मैं लाइट करता गया, और फिर मैंने इसको और लाइट करा और उसके बाद बस ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो, तो जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है उसमें जो डार्क एरिया होता है, डार्क एरिया होता है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो लाइटर एरिया होता है, लाइटर एरिया होता है वह प्रोबेबिलिटी कम होती है। जो जितना लाइटर होगा उतनी प्रोबेबिलिटी कम होगी, जितना डार्कर होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा डार्क एरिया, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 100% प्रोबेबिलिटी है आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। और जो एकदम लाइटर रीजन, जो वाइट रीजन दिख रहा है, वो क्या है बेटा, 0% प्रोबेबिलिटी है। तो ये किसी कोई बाउंड्री सरफेस डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ बताया गया है आपको कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम में इस कलर का मतलब इस शेड का ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका डार्कनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे लाइटनेस बढ़ती जाएगी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, अब देखते हैं कि ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। तो तीन चीज़ें पता चल गई हमें, शेल्स, सब शेल्स, और उसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। जैसे कंट्री के लिए बताने के लिए बात करते हैं, जैसे आपकी लोकेशन बतानी है, तो आपने बताया कि आप इस स्टेट में रहते हो, इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, इस सिटी में रहते हो, और ये आपकी गली नंबर है, या ये आपका मोहल्ले में, ये इस मोहल्ले में आपका घर है। तो लोकेशन बताने के लिए मैं बड़े एरिया से शुरू करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या, आपकी शेल है। एक शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सब शेल्स हो सकते हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, जिनके बारे में मैंने कल आपको बताया था, ठीक है ना। और इन शेल्स के भी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, इन शेल्स के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं। वो ऑर्बिटल्स कैसे बताए जाते हैं बेटा, बाउंड्री सरफेस डायग्राम से बताए जाते हैं। तो क्या हुआ, जब सबसे पहले हमने एस के लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम का विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री सरफेस डायग्राम के लिए हमने क्या किया, साइज स्क्वायर का ग्राफ बनाया, साइज स्क्वायर का ग्राफ बनाया विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट, ठीक है ना। मतलब ये प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इट, और ये हमने क्या लिखा है बेटा, रेडियस, जो रेडियस है आपका, जैसे मतलब अगर दूरी आपकी मैं न्यूक्लियस से बढ़ाते जाऊँ तो क्या प्रोबेबिलिटी मेरी रहेगी, तो मेरे को कैसा रीजन कैसा करना है, तो देखेंगे। तो एस ऑर्बिटल का जब मैं डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ तो 1s का डायग्राम होता है ऐसा, ठीक है ना, 1s का होता है डायग्राम ऐसा, और 2s का डायग्राम होता है, 2s का डायग्राम होता है ऐसे, और फिर ऐसे मान के चलता,
ठीक है ना, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना, कि कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी मेरे इलेक्ट्रॉन के वहाँ होने की, ठीक है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी मेरे इलेक्ट्रॉन के वहाँ पर होने की। तो ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इस फंक्शन से मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि पहले अगर मैं 1s ऑर्बिटल लूँ तो उसमें क्या होगा, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग जैसे जैसे मेरा रेडियस बढ़ता जाएगा कम होती ही जाएगी। मतलब कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ पर न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो एरिया है वहाँ पर बहुत डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है, और उसके बाद ये हल्का 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 शेड इसकी हल्की होती जा रही है, ठीक है ना, ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है ना, ऐसी कोई सरफेस है, ठीक है ना। पेंसिल होती तो ज़्यादा अच्छा मैं शेड कर पाता, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि बीच में तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जगह पर हमें मिलेगा नहीं, ठीक है ना, हमें कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद हमें पूरा का पूरा एक रेगुलर इंक्रीज में ग्रेडियंट मिलेगा, एक ग्रेडियंट मिलेगा जो डार्क से लाइट की तरफ जा रहा होगा, और यहाँ पर बहुत जब जब जहाँ पर वनस ऑर्बिटल खत्म हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अभी ऑर्बिटल्स कहता है ये ऑर्बिटल उस शेल के अंदर है, जो पहला शेल है उसके अंदर का ऑर्बिटल है पूरा, ठीक है ना, उसके अंदर का ऑर्बिटल है ये, ठीक है ना, एक शेल के अंदर का ऑर्बिटल ये है, ठीक है ना। इस ऑर्बिटल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा सकता है सबसे ज़्यादा और कहाँ नहीं पाया जा सकता है, वो ये है, ठीक है ना। जहाँ ऑर्बिटल खत्म हो गया वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, ठीक है ना। तो अभी हमें एक बात समझ में आई कि जो 1s ऑर्बिटल है उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में जब मैंने बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया तो मुझे ये पता चला कि जो मेरा एस ऑर्बिटल है वो दिखने में कैसा होगा बेटा, वो एक सर्किल होगा। दैट मीन्स जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है वैसे वैसे जो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। लेकिन जब मैं 2s पे गया तो मैंने क्या देखा, पहले तो अब्रॉप्टली एकदम से कम हो जाएगी डेंसिटी, मतलब ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, फिर एकदम से वाइट पोर्शन आया और दोबारा से मेरा क्या कहते हैं पोर्शन डार्क होने लग गया, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा डायग्राम मिला। ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम बता रहा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी 2s ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2s ऑर्बिटल में क्या प्रोबेबिलिटी, या तो एकदम न्यूक्लियस के पास में होगा उसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, या फिर कहाँ पे होगा, उस एक शेल के बाद, यहाँ बीच में एक शेल होगा, ये जो डिफाइन कर रहा होगा यहाँ n इक्वल टू 1 है ये, और ये n इक्वल टू 2 का पार्ट पोर्शन शुरू हो गया, जो क्योंकि 2s वाला एरिया जो है वो n इक्वल टू 2 वाले पोर्शन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ब्रेक की बात आ रही है। ये जो ब्रेक आया, ये जो वाइट पोर्शन बीच में आया, उसको क्या कहते हो बेटा आप, इसको क्या कहते हो बेटा, नोड। इसको क्या कहते हो बेटा, नोड। इसको किस नाम से बुलाते हैं बेटा, नोड, ठीक है ना। और ये जो नोड होती है, ये जो नोड होती है इसको हम नोडल सरफेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नोडल क्योंकि ये पूरी एक सरफेस है, एक सरफेस पूरी मिली ना, एक ये मैं जो बना रहा हूँ ये 2D में बना हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या ये पूरा एक स्पेयर है, ये स्पेयर है पूरा ऐसा, ठीक है ना। ये कैसा बेटा, पूरा स्पेयर है। तो स्पेयर है उसको हम क्या करोगे, एक सरफेस ऑफ नोड कहोगे, एक हॉलो स्पेयर की तरह हो गया ना, ये वाइट वाला रीजन क्या है, एक हॉलो स्पेयर की तरह है पूरा, ठीक है ना। तो ये साइड एस नोडल स्फेयर, ठीक है ना, जिसको आप नोड से ही बुलाते हो। तो नोड क्या होती है बेटा, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम में जो हमें बताता है कि यहाँ पर एक ब्रेक आएगा, जहाँ पर आपको अगर आप रेगुलर इंटरवल में रेडियस को बढ़ाते जाओगे तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर आपको क्या कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है, 0 है। तो वो नोड ये बताती है कि हाँ अब आपका शेल चेंज हो गया। एक्चुअल में नोड ये बताती है कि आपका शेल चेंज हो गया, ठीक है ना। ये 1s 2s और 3s के केस में, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि 1s के पास कितने नोड्स हैं, 0, 2s के पास कितने नोड्स हैं, 1, 3s के पास कितने नोड्स हैं, 2, ठीक है ना, ऐसे देखेंगे। इसी तरह से अगर मैं P का बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाऊं, P शेल का, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वैसे तो आप काम कर सकते हो, आप अपनी कॉपी खोल लो, सॉरी अपनी बुक खोल लो और पेज नंबर 55 को देखो, तो आपको डायग्राम बता रखा है ये P ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होगा। ठीक है ना, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y मान लो,
और इसको z मान लो। तो इसका नाम होगा 3px, सॉरी इसका होगा px, इसका नाम होगा py और इसका नाम होगा pz, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है मैंने उस डायरेक्शन में इसको मान लिया। और सबसे पहला ऑर्बिटल कब आएगा बेटा, 2 पे आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिटल्स क्या होंगे, 2px, 2py एंड 2pz। और इनके में देखेंगे, इसमें देखेंगे नोड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसमें कितने नोड दिखेंगे आपको, देखो कोई नोड नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा सेम शेड पे है। तो इसका मतलब ये जो है इसमें नोड्स कितने होंगे बेटा, 0 होंगे। जैसे ही आप 3p पे जाओगे, 3p पे जाओगे आपको नोड कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। और 3d पे जाओगे, सॉरी 4p पे जाओगे तो आपको नोड कितने मिलेंगे बेटा, 2 मिलेंगे, ठीक है ना। नोड कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद 2p से स्टार्ट होगा। 1p नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, 1p तो एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पता है, क्योंकि p की वैल्यू जो l की वैल्यू होती है वो आपकी कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकती, n से कम ही होती है। तो 1p तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो 2p से शुरू होता है, तो 2p में पहला ऑर्बिटल आ रहा है p, इसलिए 2 पे इस पर कोई नोड नहीं है। लेकिन जैसे ही 3p आता है वहाँ पर एक नोड आता है, क्योंकि बीच में फिर एक शेल आएगा, ठीक है ना। और 4p में 2 शेल आएंगे, ठीक है ना। एक शेल पहले बंद होगा, फिर दूसरा शेल, ये पहले 2p शेल खत्म हुआ, यहाँ पे 3p शेल आया, यहाँ पर थर्ड शेल आया, यहाँ पर फोर्थ शेल आया। तो इसके अंदर 3p होगा और इसके अंदर 4p होगा। तो कितने नोड्स दिखे आपको यहाँ पर, 2। तो ऐसे ऐसे नोड्स बढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटा, ये बात समझ में आई। ऐसे ही अगर आप डी ऑर्बिटल्स के ऊपर जाओगे तो डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जो डी ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं, ठीक है ना। अब ये बढ़ कैसे रहे हैं ऑर्बिटल्स, ये हमको पता चला है, ये हमको बताया गया है कि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। देखो एस में होता है 1, पी में 3 तरह के होते हैं, डी में 5 तरह के होते हैं और एफ में कितने तरह के होते हैं, 7 तरह के होते हैं। और हर ऑर्बिटल की खासियत क्या होती है कि हर एक ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, इसके पास कितने बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है और इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी है, ठीक है ना। यानी कि 3 ऑर्बिटल्स होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी कि पी ऑर्बिटल सब मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 6 ऑर्बिटल्स रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं अपने एक शेल में, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि ये ऑर्बिटल्स कैसे हैं, पहली बात तो। और डी का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखना चाहो तो आपको कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है। और कैसे दिया हुआ है, कौन कौन से बेटा, एक तो है 3d xy, ठीक है ना, 3d xy, ठीक है ना, 3d yz, 3d yz, 3d xz, 3d xz, ठीक है ना। ये तो 3 हो गए जो आपके प्लेन्स में होंगे, यानी कि ये z एक्सिस वाले xy प्लेन में होगा, ये yz प्लेन में होगा, ये xz प्लेन में होगा, ठीक है ना। जो चौथा है वो क्या है, 45 डिग्री है x और y के प्लेन से, ठीक है ना। और जो लास्ट जो 5वां ऑर्बिटल है वो कैसा है बेटा, वो z के डायरेक्शन में है, जिसको 3z² बोला है इन्होंने, z के डायरेक्शन में ऐसे है और बीच में एक रिंग बनाता है। इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपने देखा कैसा होगा, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऐसा है, ठीक है ना। बाकी सबके पास क्या है बेटा, डबल डम्बल्स है, ठीक है ना, डबल डम्बल्स है। जैसे मान के चलते हैं ये x और y है, ठीक है ना। फिर थोड़े से हवा में बनेंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मान के चलो। और ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर yz हो जाएगा। ऐसे ही मैंने हर एक को ओरिएंटेशन ऐसे बना के दिखा दिया आपको, तो आप देख लो कि डायग्राम्स ऐसे बने हुए हैं। सिर्फ dz² का थोड़ा सा अलग होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक तो इस डंबल पे रह सकता है, दूसरा एक रिंग बना के यहाँ पे रह सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन इन सारे ऑर्बिटल्स की, मतलब जो मैं 3D बोल रहा हूँ, इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी बेटा, सेम होगी। जैसे यहाँ पर p ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल px, py, pz, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अलग है। तो जो आपकी मैंने m की बात करी थी, ठीक है ना, जो आपका तीसरा क्वांटम नंबर आया था m, ठीक है ना, उसको जब मैं डिफाइन कर रहा था तो मैंने बताया था वो होता है -l से लेकर +l के बीच में सारी वैल्यूज़, ठीक है ना। तो जब s की बात कर रहे थे तो वहाँ पर तो 0 ही वैल्यू थी, तो एक ही तरह का ऑर्बिटल है जिसको आप 0 से बोल सकते हो। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है जिसको आप क्या बोल सकते हो, -1 से लेकर 1 तक, -1 0 1, ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऑर्बिटल को -1 बोल दिया, इसको 0 बोल दिया, इसको 1। ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि यही पर्टिकुलर होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि x के लिए -1, y के लिए 0 और z के लिए +1 हमने
बोल दिया है कि ये ऑर्बिटल्स आपके होंगे। ऐसे ही 3D5 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, -2, -1, 0, 1 और 2 ऐसे करके मान लेते हैं कि ये इनके नंबर्स हैं, ये इनके नंबर्स हैं जब भी आप बताओगे m क्वांटम नंबर को, ठीक है ना। m एक आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था जिसके बारे में आपने बताया। इसके बाद कल मैंने एक बात करी थी, हम एक स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो कि हमने क्यों निकाला, अभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात, कुछ बातें इसमें बता देता हूँ, उसके बाद हम स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर जाएंगे। तो बातें क्या क्या है, पहली बात ये कि n और l ये डिसाइड करते हैं कि एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना, एनर्जी कितनी होगी ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि आपने देखा जो m है, चाहे वो 0 हो, चाहे -1 हो, चाहे 1 हो, कोई भी नंबर हो, आपने देखा कि px हो, py हो और p या pz हो, 2pz हो, इन तीनों की एनर्जी जो है वो सेम है, एनर्जी इज सेम, बस ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एनर्जी सेम है। यानी कि m के डिफरेंट होने की वजह से एनर्जी में फ़र्क नहीं आएगा। तो जो भी आपकी एनर्जी है उस शेल की, ठीक है ना, उस ऑर्बिटल की, जो भी आपने ऑर्बिटल लिया उसकी एनर्जी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, इन दो वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यानी कि 2p की एनर्जी सेम होगी, 2s की, सारे 2s की एनर्जी सेम होगी, सारे 3d की एनर्जी सेम होगी, सारे 4f की एनर्जी सेम होगी, ठीक है ना, सारे 4f की एनर्जी सेम होगी। लेकिन इसकी एनर्जी इससे अलग होगी, इसकी एनर्जी इससे अलग होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। अब कैसे होती है एनर्जी, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे n इंक्रीज करता है एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे l इंक्रीज करता है एनर्जी बढ़ती है। यानी कि अगर आप 2p, 3p और 4p की बात करोगे तो एनर्जी कैसे बढ़ रही है, 2p से 2p, फिर 3p की एनर्जी है, फिर 4p की एनर्जी है। ऐसी आपने s की बात करी तो 1s, 2s, 3s, ठीक है ना। आपने f की बात, d की बात करी, 3d, 4d, 5d, ठीक है ना। ऐसे एनर्जी आपकी बढ़ रही है, ठीक है ना, ऐसी 4f, 5f, 6f, ठीक है ना। दिस इज हाउ द एनर्जीज आर इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अभी मैं आपस में इनका रिलेशन क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेशन किसने बताया था बेटा, बाउ ने बताया था। और कुछ पॉलीज एक्सक्लूजन होंगे, उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकालते, पॉली ने कुछ कंक्लूजन निकाला था, उसके बेसिस पे हम ये बताएंगे कि कौन सा जो है, किसका एनर्जी ज़्यादा है एग्जैक्टली आपस में और किसकी एनर्जी कम है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी प्रॉपर रूल है, ठीक है ना, जो हम बाद में आगे पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ ली, n, l और m। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमने क्या किया कि ये जो 3 क्वांटम नंबर थे, ये दे वर नॉट इनफ फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ठीक है ना। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये क्या कहते हैं, आपको नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन्स में कहीं कभी डबलेट दिख रहा था, कहीं ट्रिपलेट दिख रहा था, जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, ठीक है ना। तो एक स्पिन क्वांटम नंबर भी चाहिए था, इसको कहते हैं बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि ये बता पाता था कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरफ घूम रहा है, और ये बताने में हेल्प करता है कि हमारी लाइंस कैसे होंगी, और ये भी बता देता है एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा। अब आप कहोगे सर घूम रहा है तो फिर एनर्जी लूज़ कर रहा होगा। नहीं बेटा, एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो क्या है बेटा, एक डिफाइंड एनर्जी है। उसमें अगर वो मूव करेगा, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ मूव करती है तो कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, ऐसे ही कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा होता है। और ये स्पिन 2 तरह के हो सकते हैं, या तो +½ या फिर -½ ठीक है ना, +½ या फिर -½ और इनको हम एरो से डिफाइन करते हैं, ऊपर के एरो से, अपर एरो और डाउनवर्ड्स एरो, ठीक है ना। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि ये जो है मेरा स्पिन है, ठीक है ना। तो अपर एरो को आपने +½ से डिफाइन किया और लोअर एरो को आपने -½ से डिफाइन किया। तो ये 2 तरह के स्पिन आपके अवेलेबल है, ठीक है ना। या तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे मान के चल लो आप। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल के अंदर ऐसे स्पिन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी शेल्स दिखाए थे, ऑर्बिटल दिखाए थे, तो ये जो होगा इसमें या तो ऐसे घूम रहा होगा या फिर ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही पी ऑर्बिटल में या तो वो इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, अगर ये वाला इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये वाला
इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है ना। दो लोब्स हैं, दो लोब्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे डी ऑर्बिटल में भी 4 लोब्स है, तो एक लोब में एक इधर से लेकर इधर लोब में पूरा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है ना, अलग अलग डायरेक्शन में। समझ में आया बेटा वाली बात? तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या क्या था, वो ये बता पा रहा था, उसने ये बताया हमें कि कि जो जो हमारा एटम है वो कैसे कैसे बिहेव करेगा, कैसे वो बता केमिकल रिएक्शंस करेगा, वो ये भी बताता है। और वो ये भी बताता है उसका नेचर कैसा होगा, कि पैरामैग्नेट है, फेरोमैग्नेट है। ये हम अब आगे चल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाऊंगा जब मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ये स्पिन क्या होता है, स्पिन का हमें कैसे इफेक्ट पड़ता है हमारे हमारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमारे एंगुलर मोमेंटम को बताता है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में है आपके ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो इन चारों से सम अप करके मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है, कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है ना, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल में, और किस तरह का उसका स्पिन है। मैं हर एक चीज़ उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकता हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए मुझे ये चार क्वांटम नंबर पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये नंबर है, ये SPDF है, ये बताएगा +1 -1 0 जो भी उसकी वैल्यू होगी, और ये बताएगा मेरा स्पिन +½ या -½ से मेरे को बताएगा कि इसका स्पिन कैसा है, ठीक है ना। तो एक ऑर्बिटल 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होगी, जो मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं ले सकता। यानी कि इसके बाद 3 ऑर्बिटल है, तो यानी कि P जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है ना। S के पास एक ही ऑर्बिटल है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसके पास 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसके पास 7 ऑर्बिटल है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो जैसे मैंने आपको D का बताया था, वैसे F के 7 वैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, और मैं उसको ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पर 2D में, इसलिए वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, वहाँ पर जैसे D के 5 स्ट्रक्चर बने थे, F के कितने स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, 7 स्ट्रक्चर होते हैं, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो ये बात आपको अभी समझ में आ गई है कि शेप्स कैसी थी हमारे ऑर्बिटल की। तो इन 4 चीज़ों की हेल्प से मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है, और मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है ना। इन चारों से मैं ये बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो कंप्रोमाइज़ का कंक्लूड करने के लिए मैं आप ये लिख सकते हो कि क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एन डिफाइंस द शेल, ठीक है ना, एन डिफाइन द शेल। फिर एल के लिखो, एल विल डिफाइन द सब शेल ऑफ द शेल, ठीक है ना। उस शेल के अंदर जो सब शेल है, ठीक है ना, और सब शेल एल, द वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज लेसर देन 1, लेसर देन एन, दैट इज एल इज ऑलवेज लेसर देन एन, ठीक है ना। या फिर एल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n-1, ठीक है ना। ये आपको बात याद रखनी है कि n की वैल्यू अगर 2 होगी तो l की वैल्यू 0 या 1 ही हो सकती है। 0 होगी तो 0 में s है, 0 डिफाइंस फॉर s, और d p डिफाइन 1 को करता है, फिर ये 2 को करता है, और ये 3 को करता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद आपका m जो है वो -l से लेकर l तक की सारी वैल्यूज़ लेता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर अब आप ऐसा देखने की कोशिश करो कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक शेल में कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला था n², जिससे हमें पता चलता था। तो आप मान लेते हैं कोई एक शेल उठा लेते हैं, ठीक है ना, थर्ड शेल उठा लेते हैं। तो थर्ड शेल में क्या होगा बेटा, 3s होगा बेटा, 3p होगा, हाँ होगा, और 3d भी होगा, क्योंकि 3 की वैल्यू है ना, तो 0 1 2 तीनों होंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें टोटल शेल्स कितने हुए। देखो इसके शेल कितने हैं बेटा, इसके पास एक शेल है, इसके पास 3 शेल है, और इसके पास कितने शेल है बेटा, इसके पास है 5। तो टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए बेटा, 9, जो कि हम n² यानी कि 3² से बता सकते थे। जो मैंने आपको बात बताई थी कि एक शेल में कितने सबशेल होते हैं, एक शेल में कितने सबशेल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कैसे बताओगे आप, n² से बताओगे। n² बताता है कि उस शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। थर्ड आपका जो था m था, m के बारे में बात कर लिया। और ms क्या है, ms रेफर द ओरिएंटेशन स्पिन, जिसको हम -1 और -½ और +½ से बता सकते हैं। तो ये 4 बातें आप लिख लोगे, ये आपके कंक्लूजन आया क्वांटम नंबर्स की, ठीक है ना। ये क्वांटम नंबर्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम 2.17 और 2.1 ने आपकी बुक में दे रखी है, जो कि आप
जो कि आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने आपको ये बता दी है, ठीक है ना। प्रॉब्लम 2.17 तो मैंने आपको अभी डिफाइन कर दी, यहाँ पर ऑलरेडी यही पूछ रखा है शायद से। और 2.18 में आपको बता रखा है कि SPDF अगर नोटेशन है तो आप कैसे लिखोगे आप शेल्स को। तो ये आपको पता है कि अगर L की वैल्यू 0 होगी तो क्या लिखना है, ठीक है ना। L की वैल्यू 0 1 2 3 में आपको SPDF लिखना है, ठीक है ना, SPDF लिखना है। और N का तो आपको पता ही है, N जो होगा हमेशा इसकी L की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर आप एस के आगे क्या लिख सकते हो आप, एस के आगे 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन पी के आगे से आप 2 लिख सकते हो, 1 नहीं लिख सकते हो, 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। वैसे ही डी के आगे आप 3 लिख सकते हो और उससे बड़ी वैल्यू लिख सकते हो, और एफ के आगे आप 4 लिख सकते हो और उससे बड़ी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है ना। इससे बड़ी वैल्यूज होंगी सारी, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे करके आपको लिखना है, क्यों अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू दे रखी होगी, अगर आपको 1p लिखने के लिए बोल रहा है तो यानी कि वो आंसर आपका क्वेश्चन आपका गलत है, ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात हम याद रखेंगे। तो शेप आपको पता चल गई कि कैसी है ऑर्बिटल्स की। आपको नोड के बारे में बताया कि नोड कैसी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप कैसे बता सकते हो, जैसे जैसे आपका शेल बढ़ेगा वैसे वैसे आपके नोड्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो नोड्स को बताने के लिए जो फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है, देखो बेटा, नोड्स को बताने के लिए